हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर जो एनईपी के अंडर में कोर्स चल रहा है, हमने उसकी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, जिसका पेपर नंबर 2 फंक्शन एनालिसिस की हमारी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ये इस बुक का लेक्चर नंबर 5 है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो बनाक स्पेस पढ़ा था उसके कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था बनाक स्पेस क्या होता है और उसके बेसिस पर एग्जाम्पल डिस्कस किए थे कि जो आर सेट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, मतलब रियल नंबर का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट एक बनाक स्पेस बनता है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि आर की पावर एन, मतलब आर एन जो सेट बनेगा वो भी एक बनाक स्पेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरम क्या है, प्रूव दैट आर एन बी अ बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाय, मतलब आर एन एक बनाक स्पेस बनेगा, ये प्रूव करना है। और जो नॉर्म है बनाक स्पेस में, जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो इस तरह से डिफाइन है, कैसे कि समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से एन और मॉड ऑफ जाई आई, ये जाई है, एप्सिलॉन ये जाई आई का मॉड ऑफ जाई आई का स्क्वायर और होल पावर में 1/2, ये हमारा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स को डिफाइन करता है, जहाँ पे जो हमारा एक्स है वो किसका एलिमेंट है, जाई आई की पावर एन का। ठीक है, मतलब जाई आई, और जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक लाई कर रही है। और इसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जाई 1 जाई 2 डॉट डॉट जाई एन तक हमारी टर्म्स चलेंगी। और ये एक टपल फॉर्म कर रहा है, और ये जो टपल है किसको बिलोंग कर रहा है, आर टू द पावर एन, मतलब आर एन को हमारा जो सेट है उसे ये जो टपल ये बिलोंग कर रहा है। और उसके एलिमेंट को अगर हम ये जो पूरा टपल है इसे कंबाइन करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसे हम एक्स नाम दे रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे जाई आई है ये हमारे आर, मतलब रियल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहे हैं, जिसे हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि वो बनाक स्पेस। तो स्टूडेंट्स अब हम इस थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें इसे बनाक स्पेस प्रूफ करना है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और दूसरा एक कंप्लीट है। ठीक है, तो पहले नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट आर एन इज अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, सबसे पहले हम इसे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और अगर नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो इससे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा एक्स होगा वो भी इक्वल्स टू 0 होगा, और इसका रिवर्स भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए। सिंस नॉर्म ऑफ एक्स को हमने किस तरह से डिफाइन करा है, यहाँ पर आर एन में इस तरह से हमने डिफाइन करा है, तो हमने वही लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास ये है। अब जो जाई आई है वो हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, और आर हमारा किस क्या है, बनाक स्पेस, मतलब जाई आई सारे एलिमेंट्स इसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 गए, अब उसका जो मॉड है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उसका स्क्वायर वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने वाला है, और उसका अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे नॉर्म एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो रहा है फॉर ऑल। जो हमारा जाई आई है वो हमारे आर को बिलोंग कर रहा है, और ये जो आई की वैल्यू है वो हर एक आई, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में दूसरा क्या है कि अगर हमारा नॉर्म ऑफ एक्स 0 के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल है, तो दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ से 1/2 हट जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन कितनी रह गई, बस इतनी रह गई, इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये टर्म्स हैं इनको, मतलब जाई आई को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं, मतलब जाई आई जो टर्म बन रही है 1 से लेकर n तक, उन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बनेगा, 0 बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो हर एक टर्म है जाई मॉड जाई आई का स्क्वायर, वो हर एक टर्म हमारे पास इक्वल्स टू 0 है, तो हमने इससे इंप्लाई क्या करती है कि जाई आई मॉड का स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, तो स्क्वायर में अगर अंडर रूट लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट्स टू बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ जाई आई हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ जाई आई इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या आएगा, मॉड रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जाई आई भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और जाई आई हमारे पास क्या है, जाई आई हमारे पास एक्स है। ठीक है, एक्स है, तो हमारे पास इससे क्या आ गया कि एक्स हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी कंडीशन अप्लाई होती है, तो रिवर्स के लिए क्या करते हैं, देखो एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 0 है। ठीक है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 है तो हम क्या कह सकते हैं कि जाई आई हमारे पास 0 होगा इक्वल्स टू के, तो यहाँ पे रिवर्स का साइन लग गया। उसके बाद अगर जाई आई इक्वल्स टू 0 है तो मॉड जाई आई भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा। अब मॉड जाई आई इक्वल्स टू 0 है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल्स टू 0 होगा। अब उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे अगर समीशन अप्लाई कर देते हैं तो वो भी इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर उस पर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं 1/2 कर देते हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल्स टू 0 होगा। और इससे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिवर्स कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन पर चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है नॉर्म लीनियर स्पेस की, कि दो वेक्टर्स का सम और उनका नॉर्म निकालते हैं तो हमारे पास इक्वल्स टू आता है किसके, दोनों वेक्टर्स के अलग अलग नॉर्म निकालकर उनके सम के। ठीक है, तो हम यही प्रूव करते हैं। तो हमने क्या ले लिया, देखो एक्स हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है जाई आई की पावर n। ठीक है, जो हमारे पास आर एन में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ आर एन में। ठीक है, और हम यहाँ पे एक और एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दो वेक्टर्स चाहिए y, जिसके हमने एलिमेंट माना है ईटा आई। ठीक है, आई इक्वल्स टू 1 से n है, और ये भी हमारे पास आर एन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हम नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं, देखो
हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस जो जाई आई है उसकी जगह पे x प्लस वाई के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास समीशन i इक्वल्स टू 1 से n मॉड की स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2 तो एज इट इज रहा। अब x प्लस वाई के एलिमेंट आने हैं, तो x का एलिमेंट हमारे पास क्या है, जाई आई, और y का एलिमेंट क्या है हमारे पास, ईटा आई। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 1/2 हटाना है, तो इसके लिए करते हैं हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बन गया और यहाँ से 1/2 हमारा रिमूव हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इसका स्क्वायर था, इसे हमने ब्रेक करके 2 टर्म्स में लिख लिया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों के को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा ऊपर वाली टर्म, ठीक है। हम ये जो करते हैं अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, जिससे हमारा जो प्रूफ है वो इजीली हो जाए। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो हमने जब इसे अलग अलग कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जाई आई की एक बार पहले क्या करते हैं, इसमें ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। देखो सेकंड वाला जो हमारे पास मॉड है उसे एज इट इज रहने देते हैं, और फर्स्ट वाले मॉड को हमने मॉड पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब जाई आई मॉड प्लस ईटा आई का मॉड अलग अलग हमने मॉड पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन सेकंड वाले को हमने एज इट इज रहने दिया। अब लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस केस में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन हटके लेस देन इक्वल्स टू बन जाता है, जब दोनों पे अलग अलग साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, जाई आई को एक बार इसके साथ लिख लेंगे, फिर ईटा आई को इसके साथ लिख लेंगे, और समीशन दोनों टर्म्स पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये जो टर्म है ये इस टर्म के इक्वल है, लेकिन इस वाली टर्म के लेस देन इक्वल्स टू चल रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इस टर्म्स लिखनी बंद कर दिया। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आ गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, चलो वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखो अब हमने यहाँ पे अपने जो टर्म्स है उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और समीशन भी दोनों टर्म्स पर अलग अलग लगा दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखो जो मॉड है उन सबको कंबाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग करा था तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन आ गया। अब हम इन दोनों को मॉड को अलग अलग मतलब कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फुल मॉड मतलब पूरे पर मॉड और जाई आई इंटू जाई आई प्लस एन ईटा आई, और सिमिलरली ईटा आई इंटू जाई आई प्लस एन ईटा जाई आई प्लस ईटा आई, और इस पूरे पे मॉड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाई आई किसकी टर्म है, नॉर्म एक्स की टर्म है, जाई आई प्लस ईटा आई किसकी टर्म है, एक्स प्लस वाई की टर्म, वाई के नॉर्म की टर्म है। सिमिलरली इधर की साइड समीशन तो लगी रहा है, ईटा आई किसकी टर्म है, नॉर्म ऑफ वाई की टर्म है, और जाई आई प्लस ईटा आई किसकी टर्म है, एक्स प्लस वाई के नॉर्म की टर्म है, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से एक्स प्लस वाई का नॉर्म कॉमन आ रहा है, तुमने इसे कॉमन आउट ले लिया, अंदर क्या बचा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है, एक्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर के लेस देन इक्वल्स टू चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो ये तो हमने लिख ही लिया था ऑलरेडी किस तरह से आया है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा दें और यहाँ से हम ये वाली टर्म हटा दें तब भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो लेस देन इक्वल्स टू में रहेगी। तो हमने यही कर दिया और इससे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब नॉन लीनियर स्पेस की हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल होता है, कि मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो हम यही लेके चलते हैं। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स के लिए क्या है हमारे पास ये, तो इसमें बस एक बार अल्फा की और मल्टीप्लाई कर देंगे जाई आई के साथ, तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया समीशन आई इक्वल्स टू 1 से n मॉड ऑफ अल्फा जाई आई पर स्क्वायर और होल पर 1/2, ठीक है, मतलब होल पर स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर को दोनों एलिमेंट्स पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जाई आई का स्क्वायर, ठीक है। होल पावर में 1/2 चल रहा है और समीशन में हमारे पास एस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो समीशन जो है वो आई इक्वल्स टू 1 से n तक है, और आई की टर्म हमारे पास सिर्फ जाई के साथ है, अल्फा के साथ तो नहीं है, तो अल्फा को हम ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और 1/2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ मॉड ऑफ अल्फा बचेगा, ठीक है। और अंदर टर्म्स क्या रहेगा, ये रह गई, और ये किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स के इक्वल आ गया कि मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो इससे हमारे पास क्या हो गया कि हमारी नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई हो गई तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास Rn स्पेस था वो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस बन गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि जो हमारे पास Rn है वो नॉन लीनियर स्पेस है। अब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो जो नॉन लीनियर स्पेस है Rn वो कंप्लीट भी होगा तभी वो बना के स्पेस होगा। तब हम क्या प्रूव करेंगे, उसकी कंप्लीटनेस को प्रूव करेंगे। कंप्लीटनेस के लिए हम क्या लेके चलते हैं, हम कोई भी एक सीक्वेंस लेके चलते हैं एक्स आर जो कॉची सीक्वेंस होता है और उसे प्रूव कर देते हैं कि वो कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। अब जो हमारे पास स्पेस चल रहा है वो r⁴n चल रहा है, तो हम जब xn सीक्वेंस लेकर चलते हैं तो n यहाँ पर रहेगा और ये n यहाँ पे रहेगा, तो वो हमारे पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं कि सीक्वेंस इस केस में यहाँ पे हमारे पास xm है, ये सिर्फ एक नंबर है, मतलब एक ऐसी डिजिट है जो हमें दिखा रही है कि हाँ ये इस इंडेक्स का सीक्वेंस है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो n है, l है, k है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे m ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी xm एक कॉची सीक्वेंस है Rn में, ठीक है। देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट। तो हमारे पास कॉची सीक्वेंस की क्या कंडीशन होती है कि वहाँ पे एक एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा होता है वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, और एक जो नंबर है, एक नंबर n नॉट बिलोंग कर रहा होता है नेचुरल नंबर के सेट को किस तरह से बिलोंग कर रहा होता है सच दैट कि xm माइनस xr का मॉड
मॉड नहीं नॉर्म, एक्सएम माइनस एक्सआर का नॉर्म इज लेस देन एप्सिलम होता है, एप्सिलम ग्रेटर देन 0 है और जो एक्सएम माइनस एक्सआर का नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलम होता है और यहाँ पे एम और आर दोनों की दोनों टर्म एन नॉट से ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होती है, ठीक है, फॉर ऑल एम कॉमा आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। अब स्टूडेंट्स थोड़ी सी एक समझने वाली चीज़ है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है, ये समझने के लिए आपको वैसे नहीं लिखनी है। देखो अब जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं मतलब सीक्वेंसेस लिए हैं एक्सएम और एक्सआर, वो हमारे आरएन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आरएन जो हमारा नॉन लीनियर स्पेस प्रूव हो चुका है। तो हम एक्सएम के एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था कि जो हमारे पास एक्स था उसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख रहे थे जो हमारे आरएन में मतलब एक टपल के फॉर्म में लिख रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएम के एलिमेंट्स को xi1 xi2 xi3 xi4 xi डॉट डॉट xi तक हमारे पास टर्म चलेंगी और एक्सआर के एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं xi1 xi2 xi डॉट डॉट xi तक हमारे पास ये भी टर्म्स चलेंगी। अब देखिए तो ये दोनों जो टपल्स होंगे दोनों के जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो बिल्कुल सिमिलर होने वाले हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्सएम सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं उन पर हम इंडेक्स लगा देते हैं m सब पर, और जो आर सीक्वेंस के एलिमेंट है एक्सआर सीक्वेंस के एलिमेंट है उनके इंडेक्स पर हम r लगा देते हैं, ठीक है, जिससे उन दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सके डिस्टिंक्ट हो, ठीक है। तो अब हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, जो xi है xi जो है वो भी हमारा r को बिलोंग कर रहा है और xi भी हमारे पास r को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल i, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको समझ में आ गई कि ये टपल्स किस तरह से आए हैं, ठीक है। अब हम अपने पर चलते हैं। देखो हमारे पास क्या कंडीशन थी कॉची सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस एक्सआर इज लेस देन एप्सिलम होता है और जहाँ पे हमारे पास m और r ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट होता है। तो नॉर्म ऑफ एक्सएम माइनस r, एक्सएम का जो एलिमेंट लें, एक्सएम का ith एलिमेंट लें, कौन सा है xim, ठीक है, xim माइनस एक्सआर का ith एलिमेंट लें तो वो क्या आएगा xir, ठीक है, और उसका मॉड का स्क्वायर और इसके होल पूरे का 1/2। यही तो हमारे पास नॉर्म की कंडीशन है जो हमने डिफाइन करी आर एन के लिए, तो हमने वही नॉर्म वाली कंडीशन लगा दी और एक्सएम और एक्सआर के एलिमेंट्स हमने इस तरह से ले लिए जो मैंने भी बताया, ठीक है, वो लेस देन इक्वल्स हो जाएंगे एप्सिलम के। देखो यहाँ पे हमने एप्सिलम इस तरह से बना रखा है, यहाँ पे इस तरह से बना दी क्योंकि यहाँ पे जाई और एप्सिलम दोनों सेम से हो रहे थे, ठीक है, तो एप्सिलम है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, और ये भी एप्सिलम है, ठीक है, जिसमें नीचे इस तरह से भी आ रहा है वो जाई है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास m और r है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट चल रहे हैं और n नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इस पावर में 1/2 है तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे एप्सिलम का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से 1/2 हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो टर्म्स हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, मतलब ये जो पूरी टर्म है मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसका स्क्वायर का जब सम कर रहे हैं, मतलब इस पूरी टर्म का स्क्वायर के साथ इस पूरी टर्म को हम बहुत सारे एलिमेंट्स को सम कर रहे हैं, वो लेस देन एप्सिलम का स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ इन टर्म्स ये टर्म्स भी लेस देन एप्सिलम होंगी। जब उनका सम लेस देन एप्सिलम है तो अकेली वो जो टर्म है एक टर्म लेके चल रहे हैं वो भी हमारे पास लेस देन एप्सिलम रहेगी, एप्सिलम का स्क्वायर, तो वो हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हम यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हट जाएगा, पावर का 2 हट गया, तो हमारे पास ये कंडीशन रह गई। अब ये जो कंडीशन है किसकी कंडीशन है, ये तो कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है, तो अब इससे क्या कंडीशन आ गई कि जो हमारे पास xim सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस है आर में। जब ये कंडीशन कॉची सीक्वेंस की है तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस हो गया, और हमें ये भी पता है कि जो ये सीक्वेंस होता है ये आर में बिलोंग करता है और आर एक हमारा कंप्लीट सीक्वेंस कंप्लीट होता है, वो बना के स्पेस है ना, आर अगर बना के स्पेस है मतलब वो नॉर्म्ड भी है और कंप्लीट भी है, तो वो कंप्लीट है तो वो कन्वर्स करेगा किस पर, xi पर, ठीक है, जो आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास कॉची सीक्वेंस की कंडीशन है, तो इसका मतलब जो xim है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस हो गया, और अगर वो कॉची सीक्वेंस हो गया तो वो जो xim है वो टेंड करेगा xir को, क्योंकि हमारा जो आर है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब हमने ये आर के लिए लिया है, अब हम किसके लिए लेके चलते हैं, हम अपने xr और xm के लिए लेके चलते हैं जो हमारे rn के एलिमेंट्स है, ठीक है, rn को सीक्वेंस rn के अंदर सीक्वेंस है, ठीक है, उनके लिए हम प्रूव करते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो लेट x इक्वल्स टू हमने ऑलरेडी बता दिया है कि जो x के एलिमेंट है वो ये टपल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे rn को बिलोंग कर रहे हैं, xi1 xi2 डॉट डॉट xi डॉट डॉट xn तक हमारे पास एलिमेंट्स है, और जो xi है वो हमारे r में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल i, ठीक है। नाउ नॉर्म ऑफ xm माइनस x फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि जो xm हमारे पास सीक्वेंस है वो x को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो xm माइनस x जब फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास नॉर्म की कंडीशन क्या है, समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 से n, मॉड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो वेक्टर जो भी है उसका स्क्वायर और होल पावर 1/2। अब जो एलिमेंट है वो क्या रहने वाले हैं, देखो जो xm है उसका ith एलिमेंट क्या रहने वाला है, xm का xi की पावर xi इंडेक्स m का, और x का क्या एलिमेंट रहने वाला है, सिंपल xi, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारे पास ये पूरी टर्म है टेंड करेगी 0 को, क्यों टेंड करेगी, देखो हमने भी क्या दिखाया था कि जो xim है वो हमारे पास टेंड कर रहा है xi को, ठीक है, वो इस तरह से हमारे पास xi को टेंड कर रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जो xim है
माइनस उसमें अगर जाई आई कर दें तो वो टेंड कर जाएगा जीरो को, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि ये जो चीज़ है वो हमारी टेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कंडीशन, ठीक है। तो अगर ये हमारी टेंड कर रही है जीरो पर, तो ये पूरी की पूरी टर्म भी हमारे पास टेंड करेगी जीरो को। जैसे जैसे हमारे पास जो एम है, एम जो हमारे पास सीक्वेंस का इंडेक्सिंग हो रही है वो हमारे पास इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जब ये हमारे पास टेंड कर रहा है जीरो को, तो इसका जो नॉर्म हटा दें एक्स एम माइनस एक्स, वो भी हमारे पास जीरो को टेंड करेगा, जैसे जैसे एम हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स एम है वो एक्स को टेंड करेगा, जैसे जैसे हमारा एम इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, जो एक्स है वो तो हमारे पास आर का एलिमेंट है, आर सब स्पेस का, आर स्पेस का, ठीक है। और जो एक्सएम है वो आर की पावर एन का स्पेस है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सएम हमारे पास एक्स को बिलोंग कर रहा है और वो जो एक्सएम है वो आर एन को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्सएम एक्स को टेंड कर रहा है और वो जो एक्सएम है वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर एन को, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास आर एन है वो कंप्लीट स्पेस हो गया, क्योंकि हमने क्या लेके चले थे कि ये जो एक्सएम है ये कॉची सीक्वेंस है, और हमने क्या प्रूव कर दिया कि टेंड कर गया, मतलब कन्वर्ज कर गया उसके किसी एलिमेंट पर, ठीक है, उसी स्पेस के किसी एलिमेंट पर कन्वर्ज कर गया। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो आर एन है वो कंप्लीट स्पेस हो गया। अब जब हमारे पास आर एन एक नॉन लीनियर स्पेस हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है और कंप्लीट स्पेस हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो कंप्लीट स्पेस प्लस नॉन स्पेस क्या होता है हमारे पास, बनाक स्पेस। तो कॉन्सिक्वेंटली हम क्या लिख सकते हैं, आर एन इज अ नॉन लीनियर स्पेस एंड आर एन इज अ कंप्लीट स्पेस, आर एन इज अ कंप्लीट स्पेस। अगर वो नॉन लीनियर स्पेस भी है और कंप्लीट स्पेस भी है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास हेंस आर एन जो है, आर एन वो हमारे पास क्या हो गया, एक बनाक स्पेस प्रूव हो गया, इज अ बनाक स्पेस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो इस थ्योरम का प्रूफ था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी लेंथी थ्योरम है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।